बच्चों हमारे साथ हैं धनराज सर। धनराज सर जूलॉजी के बहुत ही अच्छे और बड़े एक्सपीरियंस टीचर हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत धनराज सर को इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि बहुत टू द पॉइंट अप्रोच वाले टीचर है और एक टीचर में ना जो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए वो भी है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। धनराज सर, ये वीडियो जो हम लोग शूट कर रहे हैं आज, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दो तरह के बच्चे, जो 10th पास होकर 11th में आए अपने यहाँ 2 ईयर मेडिकल में, या फिर वो जो 12th पास करके आए हैं रिपीटर्स में, उन बच्चों के लिए है ये वीडियो। और इस वीडियो के थ्रू हम उन बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वो क्या क्या करें जिससे वो बढ़िया स्कोर कर सकें और उनका डे टू डे बेसिस पे क्या चेंजेस लाएं, वो अपने रूटीन को कैसे बनाएं, ये छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करने से। जैसा कि बच्चे आप लोग भी जानते होंगे कि नीट में इस समय जो कट ऑफ जाता है वो मान के चलो कि अब 600 से ऊपर ही रहता है इन जनरल अगर बात करें। तो जहां तक बायो की बात है, बॉटनी और जूलॉजी की, तो अब हम यहां पर ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बायो की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आज की डेट में हो गई है वो ये है कि आप मैक्सिमम मार्क्स निकालो, या यूं कहें कि पूरे मार्क्स निकालो। तो धनराज सर, इनको अपने रूटीन में क्या चेंजेस लाने चाहिए जिससे ये लास्ट में जूलॉजी में सारे के सारे क्वेश्चंस इनके सही हो? सर एक्चुअली क्या है ना, बेसिकली बायोलॉजी पढ़ने का अपना एक तरीका है और नॉलेज बेस ये सब्जेक्ट है और बायोलॉजी में इतना नॉलेज है। स्टार्टिंग हम मान लीजिए 11th क्लास से करते हैं और वही टॉपिक आपको बीएससी में, एमएससी में भी मिलते हैं, मेडिकल कॉलेज में भी मिलते हैं। अब वो जिस लेवल पे जाके पढ़ना चाहे बच्चे की मर्जी है। अब बच्चा कई बार क्या करता है कि कोई भी टॉपिक ले लिया उसने और वो मल्टीपल सोर्स से पढ़ना शुरू कर देता है। वो टीचर के नोट्स भी पढ़ लेता है और जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी पैकेज हैं वो भी कर लेता है और ज़्यादा कुछ करने की जिद में वो न जाने कौन कौन सी बुक से कर लेता है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि वो जब रिवीजन करने पे आता है तो उसके पास अपना कोई शॉर्ट रिवीजन का सोर्स ही नहीं होता। इतनी सारी चीज़ों से पढ़ लेता है और अनडाउटली बच्चे ने बहुत मेहनत की है। पर जो बच्चा इस तरह की मेहनत करता है, मेहनत करते करते थक तो जाता है पर रिजल्ट नहीं बना पाता। इररिलेवेंट थ्योरी में बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा। और एक और बड़ी बात है बायोलॉजी में, जो आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट होगा वो उसको बड़ा अट्रैक्ट करता है। टीचर ने सिंपली पढ़ा दिया कि ये पार्ट है और ये आता है, इतना ही आता है, उसको ना तो ग्लोरीफाई खुद करना और ना होने देना है। हाँ। उसके बाद फिर वो इतना ज्यादा इधर उधर से पढ़ता है, उसको मजा आने लगता है। और कई बार ये जो इंटरेस्ट, ये तो हमने पहले सुना ही नहीं। हाँ। और जब ये मजा बिल्डअप हुआ है, ये उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। न जाने कहां से ढूंढना शुरू कर देता है और बहुत रिलेवेंट चीजों में चला जाता है और वहां से उसको मजा आने लग जाता है। अपने दोस्तों के साथ वही टॉपिक डिस्कस करता है, बोले तेरे को ये आता है, तेरे को ये भी आता है, या ऐसा भी होता है। मतलब उसको इंटरेस्ट तो बिल्डअप हो जाता है पर वो उस लेवल पे चला जाता है जहाँ पर एग्जाम से रिलेवेंट कोई कंटेंट ही नहीं होता। अभी बहुत सारे बच्चे जब हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ बताया, उसके बारे में फिर वो उसको मैथोलॉजी से जोड़ने लग जाते हैं और न जाने कहाँ के कंटेंट ले आते हैं। कुछ मेडिकल कॉलेज के भी ले आते हैं कि ये डिजीज़ है, इसमें ये है, वो है। तो इतना इररिलेवेंट करने की जरूरत नहीं है। वो तो चाहे जूलॉजी हो या बॉटनी हो, कंटेंट को लिमिट करना होगा। और कंटेंट को लिमिट करना हमें किसने बताया? क्योंकि हमने पहले AIPMT देखा था। AIPMT के हालात ये थे कि जितने भी वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस चला जाए, आउट ऑफ NCERT चले जाए, कोई उनको रोकने वाला नहीं था। जितने उन्होंने पूछ लिए वहां से आपको क्वेश्चन आए, किसी ने उसका अपोज नहीं किया और उनमें एक प्रोसीजर था कि वो आउट ऑफ सिलेबस चल जाते थे। पर अब जब से नीट आया है, नीट ने NCERT को पूरी तरह से पकड़ रखा है। अभी तो बहुत ही अच्छा हुआ अभी। और जब नीट आया था तब ऐसा था कि 2-4 क्वेश्चन वो बायोलॉजी में आउट ऑफ सिलेबस दे देते थे। अब तो वो भी नहीं आ रहा। और जब से ये कोरोना हुआ है, तब से तो इसके बाद तो ये हो गया कि जैसे उनको और ज्यादा प्रेशर पड़ गया। मतलब पर्सनली आज के टाइम पे देखें तो स्टूडेंट पे प्रेशर नहीं है, नीट वालों पे प्रेशर है कि वो लोग डरते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया तो हमारा क्या होगा। और फिर भी आज के जमाने में जब बच्चा इतना आउट ऑफ सिलेबस चला जाए तो वो खुद के लिए नुकसान पहुंचाता है। टू द पॉइंट, अगर NCERT के चैप्टर कर लेते हैं, हाँ ये अलग बात है कि किसी चीज़ को समझने के लिए कई बार हमें थोड़ा सा NCERT के लेफ्ट राइट रहना पड़ता है।
पर फिर भी हमें बीच का पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए। एनसीईआरटी है। नहीं तो सर बच्चे को अगर जरा सा लेफ्ट राइट जाना भी है तो ये बच्चे को नहीं अलाउड है। वो बिल्कुल। टीचर खुद ही क्लासरूम में एनसीईआरटी की लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे टीचर खुद ही बोलते हैं। नहीं, वहाँ सर टीचर खुद बोलता भी है। हाँ। और कई बार क्या होता है कि बच्चों को ऐसा लगता भी है कि टीचर ने कुछ ज्यादा कर दिया है। अब वो इस वजह से हो जाता है, क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं वो एनसीईआरटी की लाइन हाँ। को एक्सप्लेन करने के लिए ही हो जाता है। और इवन बच्चे ने कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछा तो क्लास में टीचर एकदम से अवॉइड नहीं कर पाते हैं और वो भी एक्सप्लेन कर जाते हैं। पर ये बच्चे को वही डिसाइड करने वाली बात होती है कि वो एक एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, जबकि एनसीईआरटी का टू द पॉइंट पार्ट नहीं है। और वो कई बार उस एक्सप्लेनेशन को भी और डिटेल में ढूंढने निकल जाता है। अभी तो और जो सबसे बड़ा पॉइंट अभी धनराज सर का आया है कि कंटेंट को लिमिट करना है और लिमिट करके कहाँ पे सीमित करना है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड। सर इसके अलावा मतलब इसी में थोड़ा सा और अगर डेप्थ में जाए तो वो डेली बेसिस पर उनका एनसीईआरटी कवर होता हुआ चले, ये कैसे अचीव करे बच्चे कि डेली बेसिस पर उनका एनसीईआरटी पूरा पूरा कवर हो? सर सबसे इजी टास्क यही है, क्योंकि जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है आप घर जाके देख लीजिए कि एनसीईआरटी में वो कहाँ दिया हुआ है। पॉइंट टू पॉइंट देख लीजिए, पेज वाइज देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक टीचर ने 3 पैराग्राफ पूरे किए हैं। और आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ उतनी है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करें, वो 3 पेज कर लें। और कल की क्लास में क्या होने वाला है उसके आगे के जो भी 2-3 पेज जो है वो एक बार आप रिवाइज करके चले जाएं। क्लास भी पूरी समझ में आएगी, जो आप क्लास में बैठोगे आपको अच्छा भी लगेगा। इवन नोट्स बनाते टाइम पे अगर कुछ चीज छूटती नजर आती है तो आपको पहले से आती होगी ना, तो आप उसे अच्छे से लिख पाओगे। तो एक ही कंटेंट 3 बार हो जाएगा, पहले पढ़ के जाएंगे, फिर क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद आके अपना रिवाइज करेंगे। और फिर रिवाइज जब करें तो क्लास में थ्योरी कंटेंट हो गया, आपने भी थ्योरी कंटेंट देखा था, पर हमारा जो एग्जाम है वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइज आता है। तो घर आकर के उसी थ्योरी कंटेंट में ये फाइंड आउट कर ले कि इतने थ्योरी में चाहे वो 3 पैराग्राफ हैं 4 पैराग्राफ हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं। और कई बार मेरा ये मानना है कि बच्चा जब उस पढ़ के आज क्लास में पूरा किया है उस समय वो जितने अच्छे क्वेश्चन बना सकता है कि इस कंसेप्ट पे कैसे क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या वहाँ चेंज ला सकते हैं, वो बच्चा उस समय बहुत बेटर कर सकता है। और जब वो टेस्ट में देखेगा ऐसे क्वेश्चन को तो उससे बेटर वहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उनका भी सोचने का तरीका वही है जो बच्चा सोचता है। और बच्चे ने आज पहले बार अगर थ्योरी की है तो वो अपने सोचने के तरीके को क्वेश्चन बनाने वाले के तरीके के पास ले जाके देखे। डेली धन्यवाद सर, रूटीन में जी जूलॉजी में टारगेट ये रहता है कि 100% स्कोर करना है। बॉटनी और जूलॉजी का टारगेट आज की डेट में यही रहता है कि 100% स्कोर करना है, सारे आंसर सही जाने चाहिए। तो रूटीन में डेली बेसिस पर उसे सेल्फ स्टडी में कितना टाइम देना चाहिए और उस टाइम में कितना थ्योरी और कितना प्रैक्टिस? सर देखिए, टाइम तो उसको उतना देना चाहिए जितना उसकी रेगुलर क्लासेस में हो रहा है। अगर क्लासेस में हो रहा है उतना टाइम उसने दे दिया, पर डेली हम छोटे छोटे पार्ट करते चले जाते हैं तो एक पीछे धीरे धीरे एटलीस्ट बायोलॉजी में बैकलॉग बनने लगता है और रेगुलर चलता जाएगा, पीछे का भूलने लगता है। तो जो डेली क्लासेस है उसके साथ एक टाइम और मैनेज करके रखे कि पुराने वाला रिवाइज करना है। अब जैसे मान के चलिए हम एनसीईआरटी की बात करें, अगर एनसीईआरटी में 8 पेज का कोई चैप्टर है और वो 16 डेज में हुआ है क्लास में, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो ऑलमोस्ट हाफ पेज जितना कंटेंट डेली उसको डिलीवर हो रहा है। तो अब वो मान लीजिए दूसरे तीसरे दिन पहुंचा है तो पहले दिन वाले कंटेंट को रिवाइज करे, दूसरे दिन वाले को भी रिवाइज करे और आज तीसरे दिन को करे। तो पहले दूसरे दिन का रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम। और जैसे जैसे उसका चैप्टर कंप्लीट होगा, अब हम ये रियलाइज करेंगे कि जो 16 लेक्चर में जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है सबसे पुराना है फर्स्ट लेक्चर, डेफिनेटली वही सबसे कमजोर होगा। अल्टीमेटली इस पैटर्न में उसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो 16 टाइम रिवाइज हो चुका होता है। अब रिवीजन में ऐसा भी नहीं है कि डेली उतना ही टाइम दिया जाए जितना पहले बार दिया गया था। डे बाय डे जैसे रिवीजन का नंबर बढ़ेगा वो कंटेंट उसको 10 मिनट में, 5 मिनट में, और तीसरे चौथे रिवीजन में तो सिर्फ पेज ही टर्न करने होते हैं, पर वो फॉर्मेलिटी करना बहुत जरूरी है। अगर वो पेज भी टर्न नहीं करेगा तो उसको वो पीछे वाला बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा और वो चैप्टर के लास्ट तक तो पहुंच जाएगा पर पहले वाला कंटेंट भूल जाएगा। तो और भूले नहीं, इजीली फिर याद नहीं आएगा। जी, इजीली याद नहीं आएगा। और जब कई बार हमारे बच्चे भी ऐसा कई बार बोलते भी हैं कि भाई जब टेस्ट आ गया तो 2 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट हुआ और जो है हमारा वो पुराना वाला छूट गया था, ये वाला रिवाइज नहीं हो पाया था, तो फिर उसके ऐसे नंबर कम हो जाते हैं।
पर अगर वो इसे प्रोसेस वाइज फॉलो करे कि पहले वाला जो कंटेंट था वो अगर 16 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है तो पहले वाला कंटेंट तो 16 टाइम रिवाइज हो चुका है, वो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो आज कंप्लीट हुआ है, 2 दिन पहले कंप्लीट हुआ है, वो दूसरे तीसरे रिवीजन मोड पे है और वो लेटेस्ट भी है। तो अल्टीमेटली उसका पूरा कंटेंट एक जैसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आज चल रहा है वही स्ट्रॉन्ग है, पुराना वाला भूल गया। क्योंकि बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो पुराना वाला कंटेंट याद नहीं रख पाता। ये शुरू से ही लेके चलना शुरू होगा से कि लेके बैकलॉग चलना ना बनने पाए। बैकलॉग ना बने, और जो जितना पुराना कंटेंट है वो रिसेंट वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट रखेंगे तो बहुत इजीली अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। एक दो कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बताएंगे कि जिससे ये निकल के बिल्कुल अलग आ जाए कि यार ये वाला बच्चा तो धनराज सर का। सर मैं बहुत सिंपल है मामला, और जब से नीट चला है हमारा खुद का भी बर्डन बहुत कम हो गया है। अब वो कंडीशन ही नहीं है कि बच्चे को बहुत सारा पढ़ाते रहो और उसको पढ़ा के पागल कर दो और अल्टीमेटली बच्चा जो है वो सिलेक्शन से भी चूक जाए। और इसमें तो शायद कहीं ना कहीं हमारे पार्ट का फेल्योर है। तो टू द पॉइंट सिर्फ एनसीईआरटी करें, और क्लास में ऐसा नहीं है कि 100% वही होता है। टीचर जो थोड़ा थोड़ा एडिशनल बताता है, अगर क्वेश्चन कैसे भी टर्न हो जाएगा तो बच्चा आराम से कर पाएगा। तो हमारे तो यही एडवाइस रहते हैं कि जो बच्चा अगर हमारी क्लास में है तो वो टोटली एनसीईआरटी पे ही बेस वर्क करे, उसके बाहर का कंटेंट जो है वो मिनिमम ही करे। क्योंकि अगर नीट करना है तो पूरी तरह से एनसीईआरटी आनी चाहिए, एक्सेप्ट पेज नंबर। तो सिर्फ पेज नंबर का नहीं पता हो तो चलेगा, पर अंदर क्या कंटेंट है, इवन समरी कंटेंट भी सब हाँ। तो सब कुछ आना चाहिए। अब इसको जो बच्चा जितने अच्छे से मान लेता है, टोटल 360 की गारंटी हमारी तरफ से मिल जाती है। एक बड़ा मजेदार सा अभी मुझे ध्यान आ रहा है, आपने भी देखा होगा क्लास में कि एनसीईआरटी को बड़ा रंगीन बना लेते हैं, वो एकदम कलरफुल एनसीईआरटी। बिल्कुल। व्यक्तिगत रूप से आपको क्या लगता है कि इनको एनसीईआरटी पे लिखना चाहिए या एनसीईआरटी के पेज कट करके नोट्स में लगाने चाहिए, या एनसीईआरटी का कंटेंट नोट्स में आ जाए, ये इंश्योर करना चाहिए डेली बेसिस पर। ये रोज देखते हैं उसको कलरफुल बनाए रहते हैं एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी में एक्चुअली क्या लिखा हुआ वो कई बार सेकेंडरी हो जाता है, ये जो लिखते हैं वो प्राइमरी, उसकी नाश पढ़ देते हैं एनसीईआरटी। आपको पर्सनली आपको क्या ठीक लगता है? सर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बहुत सारे सोर्स से पढ़ते हैं, और हम कितना ही ट्राई करें पर वो हम करते ही हैं, चाहे क्लास में भी कुछ एक्स्ट्रा बता दिया, ये हो गया, तो एनसीईआरटी की बनावट ऐसी है कि उसके पास बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है। हाँ ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की इच्छा है, आपने कहीं भी देखा सुना क्वेश्चन बैंक में या कहीं से भी, तो वहाँ आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लें। पर जितनी बार आप एनसीईआरटी के पेज टर्न करेंगे उतना फ़ायदा होने के चांसेस हैं। बिकॉज हमारी जो मेमोरी है वो फोटोग्राफिक बेस होती है, इमेज बेस होती है। तो हम जितने फोटोग्राफ देखते हैं या जहाँ हमने अंडरलाइन किया, जैसा कुछ उसको मार्कर से कलर भी कर दिया मान लीजिए, मेरा ये मानना है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे रहेंगे, और एग्ज़ाम वो कंडीशन होती है जहाँ आप सब कुछ साइलेंट स्टेज में चले जाते हैं, और जैसे ही आपका क्वेश्चन आता है आपको वो एनसीईआरटी का पेज बिल्कुल जूम इन होता है। जितनी बार आपने देखा होगा एग्जैक्टली वही लाइन जाती है और वो सेंटेंस भी वैसा का वैसा याद आता है। और अगर ऐसा हो गया तो चाहे क्वेश्चन कितना ही कंफ्यूजिंग हो, करेक्ट आंसर आपको साफ दिखाई देगा। ब्लिंक करता है, बिल्कुल ब्लिंक करता है कि और कितने भी ऑप्शन हो, चाहे 4 ऑप्शन हो, एक आंसर आपको पता है कि ये एनसीईआरटी की लाइन है, उसके अलावा 3 के बारे में आप नहीं भी जानते हैं तो भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। और हमारा जो टारगेट है वो तो एनी हाउ करेक्ट आंसर चूज करना है और मार्क्स लेना है, ताकि हमें पूरे 4 मिले, 5 नहीं जाए। हाँ, यहाँ हम कौन सा डिग्री दे रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू।